एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी से जुड़ा हुआ इससे जरूरी वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। आज के वीडियो में ऐसे 5 जरूरी सवालों के आंसर मैं आपको देने वाला हूं, जिनको अगर आपने जान लिया तो आपका जो प्रीमियम भरना है, यानी जो पैसा आप एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के लिए भरते हैं, वो सफल हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगी कि आपकी इस पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला सवाल, क्या हम एक से ज्यादा पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं? मेरे पास मान लो एक से ज्यादा पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेजेस हैं, क्या मैं सभी पॉलिसी से क्लेम कर सकता हूं? भाई पैसा भी तो अलग अलग सबका भर रहा हूं मैं, तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा। इसके बाद जानेंगे कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी असल में होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या नुकसान कवर किए जाते हैं, क्या आपको अपने लिए एक राइडर लेना चाहिए, यानी कि एक एड ऑन आप ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में या टर्म इंश्योरेंस में, या आपको एक सेपरेट पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी चॉइस आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और फाइनल सवाल कि मैक्सिमम कवरेज का अमाउंट क्या रहेगा, कितने रुपए तक का मैक्सिमम कवर आप एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में ले सकते हैं, या आप कैसे डिसाइड करेंगे। कहीं आप बिना वजह पैसे भरते रहे और कल को क्लेम लेने की बारी आए तो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट जो है, जो आपको नहीं पता है, वो आपके क्लेम में दिक्कत ना खड़ी कर दे। तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सी क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी और पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का सही फायदा क्या है वो भी आप जान जाएंगे। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद जो बीमा धारक यानी पॉलिसी होल्डर को कोई क्षति होती है, उनको कोई फिजिकल नुकसान पहुंचता है, उसके बदले कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाता है। एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर जो कवरेजेस दी जाती है पॉलिसी होल्डर को, उन्हें हम वन बाय वन एक बार समझते हैं। सबसे जो जरूरी कवरेज है, सबसे जो पहली कवरेज है, वो है एक्सीडेंटल डेथ। यानी अगर किसी दुर्घटना के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जितने रुपए की उन्होंने पॉलिसी ली है, जो भी सम इंश्योर्ड उनकी पॉलिसी में है, वो लमसम बेनिफिट उनके परिवार या उनके नॉमिनी को कंपनसेशन के तौर पे दे दिया जाता है। दूसरा जो बेनिफिट आता है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में, वो है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अब यहां पर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, यानी शरीर के अंदर कोई अपंगता आ जाती है, यानी डिसेबिलिटी हो जाती है, शरीर का कोई अंग जो है, बॉडी पार्ट जो है, वो काम करने में असमर्थ हो जाता है, इनकेपेबल हो जाता है, तो ये एक डिसेबिलिटी है। लेकिन ये परमानेंट भी है, यानी ये ठीक नहीं हो सकती। और यहां पर टोटल की डेफिनेशन क्या है, टोटल डिसेबिलिटी को डिफाइन करें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, शरीर के कोई 2 महत्वपूर्ण अंग अगर डिसेबल हो जाते हैं, कौन कौन से अंग, हाथ, पैर या आंखें, कंबिनेशन कुछ भी हो सकता है, एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक हाथ, कोई भी 2 महत्वपूर्ण अंग अगर डिसेबल हो जाते हैं तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। ऐसी डिसेबिलिटी जो परमानेंट है, और ये जो पॉलिसी होल्डर है, ये जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो टोटली डिसेबल हो गए हैं, 2 अंग उनके अब डिसेबल हो गए हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में भी जो डेथ का अमाउंट है, वही कंपनसेशन के तौर पर इनको, इनके परिवार को कंपनसेशन के तौर पर मिलता है। अब कुछ जो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज हैं, स्पेशली पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज हैं, उनमें तो ये अमाउंट डेथ का 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना भी हो सकता है, किसमें, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में। इसके बाद दोस्तों जो कंपनसेशन की नेक्स्ट कैटेगरी आती है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में, वो है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अब यहां पर जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट है, यानी वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो पार्शियल है, यानी शरीर का कोई छोटा अंग है वो डैमेज हो गया है, वो काम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो डिसेबिलिटी है ये परमानेंट है, ये ठीक नहीं हो सकती। तो इस मामले में एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर मान लो किसी पॉलिसी होल्डर का हाथ का इतना हिस्सा कट जाता है तो ये पूरी तरीके से डिसेबलमेंट नहीं है, वो घूम फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं पर आ जा सकते हैं, लेकिन जो उनका लिखने का काम था, इस हाथ का जो काम था, वो अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इस डिसेबिलिटी को परसेंटेज में मेजर किया जाता है, जितना परसेंट ये डिसेबिलिटी डिक्लेयर की जाएगी बीमित राशि का, उतना परसेंट ही कंपनसेशन के तौर पर इंश्योर्ड पर्सन को दे दिया जाता है। हालांकि शरीर के अलग अलग पार्ट्स के डिसेबल होने की वजह से कितना परसेंट डिसेबिलिटी होती है, यह भी डिटेल एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर मेंशन की जाती है, ताकि आप उससे यह आइडिया लगा सकें कि कितना परसेंटेज कंपनसेशन का अमाउंट मिलेगा। और फाइनल जो कैटेगरी आती है वो है टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। ऐसी डिसेबिलिटी जो पार्शियल है, यानी कि शरीर के किसी एक हिस्से में है, और वो टेम्परेरी भी है, यानी वो समय के साथ ठीक भी हो जाएगी, पेशेंट रिकवर भी कर जाएगा। अब मान लो एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, ये कैसी डिसेबिलिटी है, ये टेम्परेरी है, 2 महीने के बाद प्लास्टर जब खुलेगा तो हाथ ठीक हो जाएगा। और ये पार्शियल भी है, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ ठीक है, दोनों पैर ठीक है, दोनों आंखें ठीक हैं, तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है,
टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। इस केस में कैसे मुआवजा मिलता है? यहां पर पॉलिसीज इनकम प्रोटेक्शन देती हैं, लॉस ऑफ इनकम के तहत इसे काउंट किया जाएगा और जो वीकली इनकम होती है पॉलिसी होल्डर की, उसकी कंपनसेशन मैक्सिमम 100 हफ्ते तक इन पॉलिसीज के अंदर दी जाती है। लेकिन ये वाली जो कवरेज है, टीपीडी वाली कवरेज, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी वाली कवरेज, ये आपको जो स्पेशल पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज हैं वहां पर ऑप्शनल तौर पर मिलेगी। आपको चूज करना होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा, नहीं तो स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर आपको ये 3 कवरेजेस मिलती हैं। अगला जरूरी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज हैं तो क्या मैं एक ही एक्सीडेंट में हुए नुकसान को सभी पॉलिसीज से क्लेम कर सकता हूं? क्या सभी से मैं कंपनसेशन ले सकता हूं? देखिए, जो एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है वो एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है, या कहें तो वो फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी है। फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी या बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी क्या होती है? इस तरह की पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी लेते टाइम ही बता देती है कि अगर कोई नुकसान हो जाता है, किस कैटेगरी के नुकसान होने के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी कितना कंपनसेशन आपको देगी, यानी अमाउंट जो है वो पहले से तय रहता है। एग्जांपल क्या हो सकते हैं एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी के? एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है, यानी बताया जाता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनको इतना अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट है, पॉलिसी लेते टाइम ही जो अमाउंट फिक्स होता है वो उनके परिवार को दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप लाइफ इंश्योरेंस समझ सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको पॉलिसी खरीदते टाइम ही पता है कितने रुपए का लाइफ इंश्योरेंस है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस, यानी कि आप क्रिटिकल इलनेस कोई पॉलिसी लेते हैं, उसके अंदर भी ये पहले से मेंशन होता है कि अगर इन गंभीर बीमारियों में से कोई भी बीमारी पॉलिसी होल्डर को डायग्नोज हो जाती है तो उन्हें एक फिक्स बेनिफिट जो है, लमसम बेनिफिट, एक मुश्त कंपनसेशन यानी कि एक मुश्त मुआवजा जो है वो पॉलिसी होल्डर या उनके परिवार या नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इन्हें कहा जाता है बेनिफिट बेस्ड या फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज। ये जो पॉलिसीज हैं इनकी खास बात यह है कि आप एक ही नुकसान को, एक ही लॉस को मल्टीपल पॉलिसीज से भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी कोई कंपनसेशन बनती है तो आप इस एक ही एक्सीडेंट के मुआवजे को 5 पॉलिसीज से भी ले सकते हैं। अब मल्टीपल पॉलिसीज, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज कैसे हो सकती हैं आपके पास? कौन कौन सी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज आप ले सकते हैं? मान लो आपके पास कोई 2 व्हीलर है या गाड़ी है जिसके आप खुद ओनर हैं, तो उसकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप पर्सनल एक्सीडेंट का एड ऑन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें भी पर्सनल एक्सीडेंट का राइडर कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं। आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान है, वहां पर भी आप पर्सनल एक्सीडेंट का राइडर ले सकते हैं। वैसे ऑलरेडी तो उसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड होती ही है। इसके अलावा आप एक सेपरेट पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शनल, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन एक और सवाल यहां पर मन में आता है कि मैं अगर बहुत बड़े अमाउंट की पॉलिसी ले लेता हूं, जितना कि मेरा नेटवर्थ, मेरी एनुअल इनकम नहीं है, मान लो मेरी जो नेटवर्थ है वो 20-30 लाख रुपए है, एनुअल इनकम मेरी 1-2 लाख रुपए है और मैं 20 करोड़ रुपए की पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ले लेता हूं, तो इस तरीके से तो मैं अपने परिवार को कहीं ना कहीं प्रॉफिट पहुंचा रहा हूं। अब देखिए, हो सकता है किसी की डेथ पर किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ये पॉलिसी प्रीमियम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसे प्रॉफिट मेकिंग ही कहा जाएगा। और इंश्योरेंस का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो ये है कि इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस कंपनसेशन, नॉट प्रॉफिट मेकिंग। यानी आप इंश्योरेंस से नुकसान की भरपाई कर सकते हैं लेकिन आप उससे मुनाफा नहीं कमा सकते। अगर कोई पॉलिसी होल्डर ओवर वैल्यूएशन के साथ पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ले सकता है तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे कैलकुलेट करेंगी कि इनको कितने रुपए की पॉलिसी देनी है? यहां पर भी एक फॉर्मूला है, ये है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV जिसे कहा जाता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या कहती है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर है जो उसकी काम करने की बची हुई एज है, उतनी एज तक टेंटेटिवली, अंदाजन वो कितना पैसा कमाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका? एनुअल इनकम, किसी की भी सालाना इनकम मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग ईयर्स लेफ्ट, यानी कितने साल उसके काम करने के और बचे हैं। तो इस बेसिस पर किसी भी पॉलिसी होल्डर की ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाली जा सकती है। अब मान लो आज मेरी एज है 35 साल और मैं 5 लाख रुपए सालाना कमाता हूं काम करके, और मैं 65 साल की एज में रिटायर हो जाऊंगा, मैक्सिमम उतनी एज तक मैं काम करूंगा, तो मेरे 30 साल मेरी वर्किंग एज है और 5 लाख रुपए मेरी एनुअल इनकम है। तो कितना हुआ? 1.5 करोड़ रुपए मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। अगर मैं पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज लेता हूं तो
तो चाहे मैं एक पॉलिसी ले लूं 1.5 करोड़ रुपए की, चाहे मैं 10 पॉलिसी ले लूं 15-15 लाख रुपए की, मैक्सिमम जो मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से मुझे 1.5 करोड़ रुपए की पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि मेरी इनकम कैपेसिटी ही इतनी है। और इंश्योरेंस का काम क्या है, जो मेरी इनकम का लॉस हुआ है, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को इनकम का लॉस हुआ है, उसको वो कंपनसेट कर दे। इसके लिए HLV यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर एक और ट्विस्ट है, जो ये इनकम है, जो मैंने एनुअल इनकम बताई है, इसके अंदर भी गेनफुल इनकम काउंट की जाती है। गेनफुल इनकम क्या होती है, जो पॉलिसी होल्डर है उसके जिंदा रहने से जो इनकम है, उसके काम करने से जो आमदनी है, वही उसकी गेनफुल इनकम मानी जाएगी और उसी को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, मैं एक जॉब करता हूं, मेरी सैलरी आती है 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो वो मेरी गेनफुल इनकम है, मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ इनकम ऐसी है जिनके लिए काम करना जरूरी नहीं है, या अगर मैं नहीं भी रहता हूं तो भी वो इनकम आती रहेंगी। जैसे कि अगर मेरी कोई बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट है जो मैंने रेंट पर दे रखा है, तो चाहे मैं रहूं या ना रहूं वो रेंट आता रहेगा। मैंने एक बैंक में FD करवा रखी है जिसका इंटरेस्ट मुझे आता है एनुअली, वो इंटरेस्ट आता रहेगा। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दे रखा है, तो उसकी इनकम मेरे जाने के बाद भी आती रहेगी, तो वो मेरी गेनफुल इनकम नहीं है। ऐसे ही पेंशनर्स यानी जो पेंशन है वो भी गेनफुल इनकम में काउंट नहीं की जाती है। कोई भी ऐसी इनकम जिसके लिए मुझे काम करना पड़ता है और मेरे काम ना करने से वो इनकम बंद हो जाएगी, वो मेरी गेनफुल इनकम है। तो गेनफुल इनकम को ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जाएंगे और उसका अमाउंट अच्छा खासा है, 1 करोड़ है, 70 लाख रुपए है, 80 लाख रुपए है या उससे ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपसे आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे, उसमें से आपकी गेनफुल इनकम भी चेक करेंगे और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपके पास पहले से कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी है या नहीं, अगर है तो वो कितने अमाउंट की है। यानी इन दोनों पॉलिसीज को मिला के आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कवरेज नहीं हो सकती। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि हम ये कवरेजेस तो समझ गए हैं, हम इसके बेनिफिट्स भी समझ गए हैं, क्लेम कैसे ले सकते हैं, कितने रुपए की मैक्सिमम पॉलिसी ले सकते हैं, ये भी हम समझ गए हैं। लेकिन अब हमारे पास एग्जिस्टिंग जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं में हमें पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर को, एड ऑन को क्लब कर देना चाहिए, या हमें एक सेपरेट पॉलिसी लेनी चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा डिसीजन हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा या कौन सा डिसीजन हमारे लिए एफिशिएंट डिसीजन रहेगा। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ राइडर लेते हैं या एड ऑन लेते हैं, तो वहां पर एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, ये तीनों ही कवरेज उस राइडर के अंदर कवर्ड रहती हैं। जितने भी अमाउंट का आप राइडर लेते हैं तो ये तीनों चीजें उसमें कवर रहेंगी। सेपरेट पॉलिसी में इन 3 चीजों के अलावा जो ये कवरेज है, इनके अलावा आप टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी की भी कवरेज ले सकते हैं, जिसमें अगर किसी पॉलिसी होल्डर के एक्सीडेंट होने के बाद उनका लॉस ऑफ इनकम होता है, उनकी आमदनी बंद हो जाती है, तो वो भी कंपनसेशन आप इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आप चूज कर सकते हैं। हालांकि सेपरेट पॉलिसी के अंदर भी आपको ये वाला बेनिफिट अलग से चूज ही करना होगा, ऐड करना होगा अपनी पॉलिसी में। इसके अलावा क्या बेनिफिट है सेपरेट पॉलिसी का, ये फ्लेक्सिबल है। आज आपने ले ली 1 करोड़ की पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, आप 3 साल बाद उसे 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, जैसे जैसे आपकी गेनफुल इनकम बढ़ेगी आप उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ये राइडर्स होते हैं, यहां पर आपको लिमिटेड सम इंश्योर्ड मिलेगा और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। आपने जो राइडर एक बार ले लिया उतना ही सम इंश्योर्ड आपका यहां पर चलता रहेगा। और फाइनल बेनिफिट क्या है, यहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा कवरेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बच्चों की ट्यूशन फीस का भी कुछ अमाउंट कुछ पॉलिसीज देती हैं, या कुछ एडिशनल फीचर्स जो होते हैं, क्योंकि यहां पर अलग से जो पॉलिसी है वो क्राफ्ट की जाती है, डिजाइन की जाती है, जिसका सोल मोटिव पॉलिसी होल्डर को पर्सनल एक्सीडेंट की कवरेज देना है। यानी स्पेशली प्रोडक्ट है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो आपको एक सेपरेट पॉलिसी ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा गेनफुल इनकम नहीं है या छोटी मोटी पॉलिसीज आप रखना चाहते हैं तो आप राइडर भी ले सकते हैं। अब एक और क्वेरी आ जाती है, कई बार कमेंट्स के अंदर पूछ लेते हैं कि सर मेरे पास ऑलरेडी मेरी बाइक या गाड़ी के साथ ना पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, तो मुझे क्या जरूरत है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेने की। तो भाई उसकी कुछ बाउंडेशंस हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, आप उसको लिमिटेड तौर पर ही यूज कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि उस गाड़ी, उस बाइक के ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट होता है और आप उस व्हीकल के ओनर हैं, तभी ये कवरेज आपको मिलेगा, और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड कवरेज रह जाती है, जो कि सीमित है उस व्हीकल के यूज तक। उसी पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ही कवरेज मिलेगी। बाकी जो कोई भी दिनचर्या है, जहां भी रिस्क है, वो सब अनकवर्ड है। जो मोटर इंश्योरेंस की पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज है वो एक सस्ता ऑप्शन है, आप उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन खाली उसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्क जो है वो अनकवर्ड रहेंगे। पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी की खास बात यह है, ये पॉलिसी बहुत सस्ती होती है, प्रीमियम ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं
मिलता है, आपको सिर्फ कवरेज ही दिया जाता है। अगर कोई नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, नहीं तो ये पैसा आपको कोई रिटर्न नहीं देगा, जैसे कि गाड़ी के इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है। तो अगर आपकी कोई गेनफुल इनकम है, आप रोड पर ट्रेवल करते हैं, आपकी जॉब फील्ड वर्क में है, आपकी मार्केटिंग की जॉब है, या आप रिस्क एरिया में है, तो आपको ये पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर आपकी ऑफिशियल जॉब है तो भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि जो रिस्क कवर हो जाए वो ही अच्छा है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं वीडियो के शुरू में जो सवालों के जवाब मैंने आपको देने का वादा किया था वो इस वीडियो के अंदर आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के बारे में। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को जहां जरूरी हो वहां शेयर जरूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर दी गई इंफॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्शन है, इसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।